हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सीए जोन में। तो आज का ये जो मॉडल पेपर है, इसमें मैंने आपको पहले ही बताया है, थंबनेल पर लिखा हुआ है। इसमें आपको इंग्लिश, मेंटल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और साथ ही साथ हम बात करें जीके, कुछ करंट अफेयर्स के साथ में, और जो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस है, ये 5 के 5 सब्जेक्ट्स के कुछ हम इम्पॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ों को देखने वाले हैं। तो अगर आपके एंट्रेंस सिलेबस में एक भी सब्जेक्ट आ रहा है जो कि मैं आपको इस मॉडल पेपर में करवा रहा हूँ, तो वो सेक्शन आप देख लीजिएगा, ठीक है। लगातार मैं आपको करवाऊंगा 20 क्वेश्चन एक सेक्शन से, मतलब 5 सेक्शन पूरे मिला के 100 क्वेश्चंस की ये पूरा आपका टेस्ट सीरीज़ होने वाली है। इसमें आप लगाइए जो भी आपका पार्ट हो रहा है, जो भी आपका सब्जेक्ट आ रहा है। तो वैसे तो ये जो मॉडल पेपर है ये बीसी और बीवोक के लिए है, लेकिन अगर आपके एंट्रेंस सिलेबस में एक भी सब्जेक्ट आ रहा है तो भाई आपको यहाँ से कंटेंट मिल रहा है, तो कंटेंट को छोड़ना नहीं है, सभी को क्लास करनी है, ठीक है। जिसके में रीजनिंग आ रहा है, रीजनिंग देखिए, अपने आप को टेस्ट करिए। इंग्लिश आ रहा है तो इंग्लिश देखिए, अपने आप को टेस्ट करिए। दोनों आ रहा है तो दोनों देखिए, अपने आप को टेस्ट करिए। और अगर पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट्स आ रहे हैं तो पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट्स आप अटेम्प्ट करिए, टेस्ट करिए अपने आप को, 100 में से कितना मार्क्स आप लाओगे। अगर सेम टू सेम यही आज के आज आपका पेपर हो जाए तो जो भी पार्ट आपका कमज़ोर लगे, जिसमें भी आपको स्कोर ना बने या आपको टिपिकल लगे, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से चीज़ों को करिए। बाकी मैंने आपसे कहा था कि कंप्यूटर साइंस के कुछ क्वेश्चंस, तो वो भी मैं आपको करवा रहा हूँ। थोड़ा सा टिपिकल है कंप्यूटर साइंस, बट मैं आपको डीमोटिवेट नहीं करूँगा। अगर आप थोड़ा सा पढ़ोगे तो, और वैसे मैं आपको क्लासेस करवा ही रहा हूँ, तो आप इतना पढ़िए। बाकी देखते हैं चीज़ों को कैसे हम हैंडल करते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम, यहाँ पे फर्स्ट आपका जो सेशन है वो रीजनिंग का है, जिसमें रीजनिंग के आपके 10-15 क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, फिर उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग का ऑलरेडी आप सबके लिए मैं बता दूं कि ये जो ई बुक है ना, इसमें आपको पूरा निचोड़ दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका क्या है ना, जो जितने भी पैटर्न है वो हमने सब इसमें करवा रखा है, सब कुछ कवर अप मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप इस ई बुक को ले सकते हो। इसमें आपको मात्र 4 घंटे में आपका रीजनिंग भी कवर, मेंटल एप्टीट्यूड भी कवर हो जाएगा, जो कि भाई स्कोरिंग पार्ट है। और फिर उसके बाद आपको करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ मिलेगी, उससे आप पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, सब आपको समझ में आ जाएगा। और जो एक्सप्लेनेशन होगा क्वेश्चंस का, वो मास्टर वीडियोस के थ्रू आपको मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सब चीज़ समझाते हुए इसमें आपको हर एक क्वेश्चन करवाया गया, पूरा निचोड़, मैं फिर से कह रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा चीज़ों को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। कंप्यूटर के भी आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेंगी। 250+ टॉप नॉच क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं, वो हमने यहाँ पे कवर किए हुए हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं। क्लास लंबी होगी, लेकिन आपको मज़ा आने वाली है, कॉन्सेप्ट्स पता चलने वाले हैं, और आपको खुद का टेस्ट भी होने वाला है। पेपर से पहले पेपर वाली फीलिंग भाई अभी लीजिए, ठीक है। फैमिली में नहीं तो फैमिली को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने सभी मित्र बंधुओं को भी शेयर कर दीजिए, और बता दीजिए कि यहाँ पर किस कदर आपके लिए डेडिकेशन के साथ पढ़ाई होती है, और किस कदर आपको सेम टू सेम जैसा आपका पेपर पैटर्न बनना है, वैसा ही पेपर पैटर्न हम आपको पहले ही करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और हो सकता है भाई कुछ ना कुछ क्वेश्चंस सेम टू सेम आपको डिट्टो कॉपी मिले, मतलब यहाँ से आपको आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में टू द पॉइंट आपको चीज़ें मिल सकती हैं। तो हर मॉडल पेपर आपको ध्यान से लगाना है। इससे पहले भी हमने मॉडल पेपर्स करवा रखे हैं अपने, तो मॉडल पेपर वाली जो प्लेलिस्ट है उससे आप देख लीजिएगा। आई थिंक मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया, आप क्वेश्चंस पे करते हैं, वेस्ट नहीं करेंगे टाइम। तो पहला ये है आपका क्वेश्चन, इसमें आपको सीरीज़ को जो है वो कंप्लीट करना है। ब्रश को ऑन कर लेता हूँ मैं, जिससे आपको समझा सकूँ। देखिए 120, 143, 168 समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा। अगर आप सोचोगे इसमें डिफरेंस ले लेते हैं तो भी बात नहीं बनेगी। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगा हुआ है वो मैं बता देता हूँ। इसमें लगा हुआ है 11 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 120। 11 के बाद 12 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 143। 12 के बाद 13 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 168। दैट मीन्स 13 के बाद 14 का स्क्वायर माइनस 1, दैट गिव्स यू 196, नहीं 195, है ना। क्योंकि 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, और माइनस 1 कर देंगे तो 195 आपका आंसर बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको पैटर्न देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी लेटर्स आर देयर हु हैव एज सेम नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम एज इन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा आपको ऑकवर्ड लगा होगा, हो सकता है समझ में भी ना आया हो। अगर लेकिन ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन आता है तो आपको किस तरीके से करना है मैं बताता हूँ, उसको चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे लिखा है स्नेहा, ठीक है, से ने हाँ, ऐसे आपको लिखना है। इसमें आपको इनका जो प्लेस वैल्यू है वो लिखनी है। एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है, ई की प्लेस वैल्यू 5,
n की प्लेस वैल्यू 14, e की प्लेस वैल्यू 5, n की अगेन 14 एंड a की वैल्यू 1। अब आपको क्या करना है, काउंटिंग करनी है। कैसे काउंटिंग करनी है देखिए, सबकी प्लेस वैल्यू लिख ली, काउंटिंग करनी है। 19 के बाद 5 आएगा नहीं, 14 आएगा नहीं, 5 आएगा नहीं, 14 आएगा नहीं, 1 आएगा नहीं, तो ये हमारा नहीं बनेगा। ठीक है, अब हम 5 से करते हैं। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, एक भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, 14 के बाद 15, 16, 17 नहीं मिल रहा है। 5 के बाद 6, 7 नहीं मिल रहा है। 14 के बाद 15 नहीं मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये 1 है, 1 के बाद 2, 3, 4 एंड ये 5। ठीक है, आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो इसका यहाँ पे कितना पेयर बनेगा, एक आंसर बनेगा 1, क्योंकि यहाँ से हमको 1 से लेकर 1 के बाद 2, 3, 4 एंड 5 ये हमको सिर्फ एक ही मिला है। बाकी सब अगर हम देखें तो वो जो है ये ऐसा पेयर कुछ नहीं बना रहे हैं। ठीक है, ऑल्दो आपको काउंटिंग करनी है। सपोज़ यहाँ पे अगर मैं आपको कुछ एडिटिंग करूँ और जिससे आपको बता पाऊँ चीज़ों को, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको तो 1 ही लिख देते हैं। 19, 20, 21, 22। अगर हम यहाँ पे ई की जगह पे वी कर देते हैं, ठीक है, और वी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 22। तो अब आप यहाँ से गिनोगे 19 के बाद 20, 21 और 22। ठीक है, यहाँ पे एक मिल गया, एक और मिल गया हमें। ठीक है, तो यहाँ पे आपके अब कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो एक तो ये वाला 19 के बाद 20, 21, 22 वाला, और एक कौन सा आपका, एक आपका ये वाला 1 के बाद 2, 3, 4, 5, है ना। तो कुछ इस तरीके से काउंटिंग करनी है जिससे आपका जो नंबर वाला है वो एक फ्लो में आ जाए और एक आपको गेस मिल जाए वहाँ से। ठीक है, गैपिंग जो है वो मिल जाए। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं आपको अभी और भी मॉडल पेपर्स करवाऊंगा जिसमें रीजनिंग के कुछ पैटर्न और भी करवाऊंगा, तो वहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चंस रिपीट करवा दूंगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए आप, कुछ इस तरीके से आपके सामने एक डायग्राम आएगा, इसमें बोलेगा नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स कितने हैं। जब कभी भी आपका ये इस तरीके से क्रॉस वाला पैटर्न बने तो यहाँ पे आप नंबरिंग कर लीजिए 1, 2, 3 एंड 4, और जितने भी टोटल आपका यहाँ बने 4 इंटू 2 कर दीजिए, तो आपका कितना बन जाएगा 8 यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, सपोज़ यहाँ पे मैं आपको और भी लाइंस खींच दे रहा हूँ इस तरीके से, तो अब यहाँ पे आप देखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 नंबरिंग बनी, इंटू 2 कर देंगे तो कितना, मतलब 16 हमारा बनेगा इस वाले में। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा भाई कि ये जो है ना, स्क्वायर के अंदर ऐसे करके क्रॉस बनाओ कुछ। ठीक है, तभी यहाँ पे हम ये ट्रिक यूज़ करेंगे। इफ़ a इज इक्वल्स टू 26 दिया हुआ है, b इज इक्वल्स टू 25 दिया हुआ है, देन e इज इक्वल्स टू क्या होगा। तो जो बच्चे पहले से क्लास कर रहे हैं वो जानते होंगे कि a का अपोजिट की जो पेयर होती है उसकी वैल्यू होती है, प्लेस वैल्यू होती है 26, दैट इज़ z। b का अपोजिट प्लेस वैल्यू होती है, उसकी प्लेस वैल्यू होती है, मतलब जो अपोजिट पेयर है उसका प्लेस वैल्यू, b का अपोजिट पेयर y जिसकी प्लेस वैल्यू 25, e का अपोजिट पेयर v और जिसका प्लेस नंबर 22। तो यहाँ पे 22 आंसर आपका बनेगा। ठीक है, अपोजिट पेयर के जो प्लेस नंबर है वो लिखा गया है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट हम देखें, इफ़ राम इज कॉल्ड सीता, सीता इज कॉल्ड एज लक्ष्मण एंड लक्ष्मण इज कॉल्ड एज भरत, हु इज़ द पर्सन हु हैज़ गॉन टू वनवास विद राम एंड सीता। तो आप कहोगे सर लक्ष्मण जी गए थे, बट एक्चुअल में जो आपका क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रखा है, लक्ष्मण जी को क्या बोल रखा है, भरत। तो आपका आंसर क्या बनेगा, भरत। ठीक है, तो जो भी आपसे फाइनल जिस चीज़ की वैल्यू पूछेगा, ठीक है, तो उसको देखना है आपको कि इस कॉल्ड एज के बाद क्या लिखा गया है। जैसे लक्ष्मण हमारा आंसर बन रहा था, तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे घूमोगे कि हाँ सीता जी को लक्ष्मण बोला गया था तो यहाँ पे सीता आंसर, नो, लक्ष्मण आपका आंसर बन रहा था तो आप लक्ष्मण को देखोगे क्या बोला गया है, भरत बोला गया, तो भरत यहाँ पे आपका बनेगा आंसर। ठीक है, इस ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से टैकल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इफ़ सैक इज इक्वल्स टू 23 देन पोल इज इक्वल्स टू क्या होगा। देखिए इसमें क्या है, सैक आप देखोगे एस की प्लेस वैल्यू 19, ए की प्लेस वैल्यू 1 और सी की प्लेस वैल्यू 3, सबको जोड़ दिया तो कितनी बन गई 23, मतलब प्लेस वैल्यू को एडिशन करना है। पी की प्लेस वैल्यू M13 N14 O15 P 16, M13 N14 O15 L12, तो 6, 5, 11, 12, 13, 1 कैरी 1, 2, 3 एंड 4, दैट मीन्स 43 यहाँ पे आपका आंसर बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिख के ऐड कर देनी है बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये एक क्वेश्चन है, इफ़ 8 रेशियो दिया हुआ है 5:1:2 देन 9 रेशियो में क्या होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 512 इज़ द क्यूब रूट ऑफ 8, है ना। तो यहाँ पे 9 का क्यूब क्या होगा, 729, तो दैट मीन्स 729 आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि यहाँ पे जो सीरीज़ है ना इसको कंप्लीट करना है। तो आप कहोगे सर बी के बाद सी के बाद डी छोड़ के ई, फिर है ना यहाँ पे गैपिंग शुरू हो गई, एफ के बाद जी, फिर एच आई जे, फिर के, कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। अगर लेकिन अगर आप यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू लिख दोगे ना 2 3, ई की प्लेस वैल्यू 5, जी की प्लेस वैल्यू 7, के की प्लेस वैल्यू 11, तो अब आपको एक पैटर्न मिल जाएगा कि सर यहाँ पे प्राइम नंबर्स का यूज़ हो रहा है। ऑड क्यों नहीं, क्योंकि अगर ऑड होता तो 7 के बाद 9 आता ना, बट 7 के बाद हमने 11 ले लिया, दैट मीन्स प्राइम नंबर का यूज़ हो रहा है। 11 के बाद आपका जो नेक्स्ट प्राइम नंबर आएगा दैट इज़ जो 13, और 13 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, एम की, तो यहाँ पे एम आंसर बनेगा। ठीक है, प्राइम नंबर्स का यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है। सेशंस पसंद आ रहे हो, क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो भाई लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सभी को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको लगे कि हाँ 24/7 सी जोन डिज़र्व करता है कि यहाँ पे एक बड़ी फैमिली बने, तो अगर आपको वाकई में लगता है तो ही शेयर करना, ज़ोर ज़बरदस्ती किसी से नहीं है। लेकिन हम जानते हैं, मेरा ईमान जानता है भाई कि किस तरीके से मैं ये पेपर आपको बना के दे रहा हूँ और कितना एक्स्ट्रा टाइम निकाल रहा हूँ, अपनी नींद और सब कुछ मैंने जो है वो छोड़ दिया। अब बारी आपकी है, आपको इस सब चीज़ों को पढ़ना है अच्छे से और सपोर्ट करना है हमारी फैमिली को। ठीक है, ये आपकी फैमिली है। तो चलिए, आपको जैसा कि मैंने बोला कि अगर समझ में आए चीज़ें और लगे कि हम डिज़र्व करते हैं तो ही आप करिए, अदरवाइज़ मत करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कोमल को लिखा गया है AKLMO, तो रवि को क्या लिखा जाएगा। इसमें आप चाहे जो भी पैटर्न लगा लो भाई नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि सिंपल चीज़ें हैं इसमें। क्या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बस कोमल को लिख दिया गया है। सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा, फिर क्या आएगा के, फिर क्या आएगा एल, फिर क्या आएगा एम, फिर क्या आएगा ओ। रवि में आप देखोगे सबसे पहले क्या आएगा ए, फिर क्या आएगा आई, फिर क्या आएगा आर, फिर क्या आएगा वी। दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बस लिखा गया है, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे अगेन यहाँ पे आपसे कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको एक कॉन्सेप्ट बना के देगा और बोलेगा कि यही सेम कॉन्सेप्ट किस ऑप्शन में लागू हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा कि 1331 इज़ द क्यूब ऑफ 11, है ना। तो ऐसा आपको ऑप्शन देखना है जिसमें क्यूब दिया हो और उसका वहाँ पे नंबर क्यूब रूट दिया हो। जैसे आप देखोगे 81 तो स्क्वायर है, 121 स्क्वायर है, 36 भी स्क्वायर है, लेकिन 216 क्या है, क्यूब है किसका, 6 का। तो यही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन में भी पूछा गया है, ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम चलते हैं। अब हमारा जो है आपका वो है आपका कौन सा पोर्शन, इंग्लिश का। ठीक है, तो इंग्लिश के पोर्शन पे आने से पहले मैं आपसे बता दूं, ये ई बुक के बारे में मैंने आपको बताई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है भाई, ज़्यादा सोचिए मत, यूज़फुल होने वाली है। जैसा अभी आपने क्वेश्चंस किए हैं इंग्लिश यहाँ पे रीजनिंग के, वैसे सभी पैटर्न और भी एक्स्ट्रा पैटर्न और हमने और अच्छे से समझाते हुए आपको ब्लैक बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे समझाते हुए आपको चीज़ों को बताया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चीज़ों को देखिए ज़रूर। कम टाइम में अगर आपको बेस्ट अप्रोच चाहिए तो भाई ई बुक रामबाण साबित होने वाली है, लेंगे तो आपको निराशा नहीं होगी, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, इतना कुछ सिखा दूंगा उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं इंग्लिश के पोर्शन से। तो आपसे असाइनमेंट की करेक्ट स्पेलिंग पूछ रहा है भाई, याद रखिएगा स्पेलिंग्स पूछी जाती हैं तो स्पेलिंग्स को भी, जो भी आप पढ़ें कोई भी वर्ड पढ़ें तो स्पेलिंग को देख कर पढ़ें। करेक्ट ऑप्शन आपका ए बनेगा, ASSIGNMENT, असाइनमेंट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका होने वाला है जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा। डैश इज़ नेसेसरी फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बोन्स, तो द कैल्शियम, कैल्शियम, दिस कैल्शियम, बट क्या होगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर आपका बनेगा कैल्शियम। ठीक है, द हम यूज़ नहीं करते हैं। ओके, तो याद रखिएगा सिर्फ कैल्शियम यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, अगेन आपसे स्पेलिंग एरर पूछ रहा है। इसमें अगर आप देखोगे ये कुछ वर्ड्स मैंने ऐसे रखे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, कमिटी भी एक ऐसा वर्ड है जो भाई बार बार पूछा जाता है। COMMITTEE वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फॉर द इन्वेस्टर्स हु डैश मनी, सिल्वर एंड बॉन्ड्स आर बेटर ऑप्शंस। यहाँ पे ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से हैं।
लेकिन अगर हम यहाँ पे सही ऑप्शन की बात करें तो वो आपका बनेगा ऑप्शन सी, हैव वेरी लिटिल मनी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं। सेंटेंस आपको कंप्लीट करना है, जो आपका फिल अप द ब्लैंक्स, कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चंस आएंगे और बहुत इजीली आप कर लोगे अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो, ठीक है। बाकी इंग्लिश में अगर आपको लगता है कुछ दिक्कत तो हमने हमारी क्लासेस पढ़ी हुई हैं, अप्रॉक्सीमेट 50 to 47 क्लासेस ऐसे कुछ, तो वो चीज़ आप करिए वहाँ से इंग्लिश की भी, ठीक है। जो भी आपका सेक्शन आपको लग रहा है कि कवर कम है अभी, मतलब कमज़ोर है, आप उस पर वर्क करिए ना, सब सही हो जाएगा, ठीक है। और रिलेवेंट कंटेंट ही हमने बढ़ा रखा है, तो आप चीज़ों को देखिए वहाँ से, प्लेलिस्ट आपकी सभी चीज़ की आपको मिल जाएगी। इन ऑर्डर टू प्रमोट ट्रेड इट इज़ नेसेसरी टू क्या होगा, डैश रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। तो यहाँ पर क्या होगा, इट इज़ नेसेसरी ब्रेक, ठीक है, इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, कंप्लीट द सेंटेंस, इसमें भी आया है और यहाँ पे आपको बताना है द ब्रिटिश एंजॉयड मोनोपोली डैश टेक्सटाइल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। प्रीपोजिशन का ये क्वेश्चन है, ऑन, इन, फॉर, विद क्या होगा, मोनोपोली इन टेक्सटाइल्स। ओके, आगे बढ़ते हैं, टेक्सटाइल्स में फिल द ब्लैंक्स, यहाँ भी आया आपका, पॉल लेफ्ट हिज रूम सडनली, ही सेड ही डैश टू गो, he has to go, he have to go, he had to go और he will to go। he had to go होगा, ठीक है, he had to go। नेक्स्ट चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। द पुलिस ऑफिसर स्टॉप्ड अस एंड आस्क्ड अस वेयर डैश। तो वेयर वर यू गोइंग, वेयर आर वी गोइंग, वेयर वी आर गोइंग, वेयर वी वर गोइंग। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, पुलिस ने स्टॉप किया और पूछा, है ना, हमसे, तो क्या पूछेगा, वेयर वी वर गोइंग, कहाँ जा रहे हैं हम, तो वेयर वी वर गोइंग यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमने कर लिया है, राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। हेमा वर्क्स 6 days डैश वीक, इन वीक, फॉर वीक, आ वीक या द वीक। तो 6 days आ वीक मतलब एक हफ्ते में 6 दिन वो काम करती है ना, तो 6 days अ वीक यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। एक हफ्ते की बात है इसलिए हम यहाँ पे ए यूज़ करेंगे। कीन का अपोजिट क्या होता है, यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है, कीन का अपोजिट क्या होगा, अनविलिंग। कीन मतलब आपका होता है ईगर, मतलब इच्छुक हैं आप, आपके अंदर आकांक्षा है कि हाँ आपको ये करना है तो करना है। अगर आपके अंदर आकांक्षा है, यू आर कीन टू क्रैक नेशनल पीजी एंट्रेंस एग्जाम, यू आर कीन टू क्रैक लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, यू आर कीन टू बुक योर सीट इन एनी अदर कॉलेज, यू आर कीन टू टेक एडमिशन इन अ वेरी गुड कॉलेज, आपकी इच्छा है वो। बट इसका अपोजिट क्या होगा, यू आर अनविलिंग टू टेक एडमिशन इन अ गुड कॉलेज, ठीक है। तो अगर अनविलिंग है तो भाई पढ़ो या ना पढ़ो उससे तो कोई मतलब ही नहीं फिर, है ना। लेकिन अगर इफ़ यू आर अ कीन, अगर उस वाले ग्रुप में हो तो भाई पढ़ना पड़ेगा, और पढ़िए, आप अच्छे से पढ़िए, रिलेवेंट कंटेंट भाई सब कुछ दे ही रखा है आपको, बस पढ़ना है आपको, कुछ नहीं, ठीक है। और टाइम ही टाइम है अभी तो आपके पास, अभी आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो रखा है, हो गया है, तो अभी तो आपका मेन फोकस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना ही होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ। कम दिन बचे हैं, और भाई बोल रहा हूँ, ई बुक लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले लीजिए, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई एक उसमें ऐसी चीज़ें हमने दे रखी है ना, तो वो यूज़फुल रहेंगी ही रहेंगी आपके लिए, कम टाइम में बेस्ट अप्रोच आपको मिलेगी। खैर, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, अ रेड लेटर डे, ये जो एक फ्रेज़ है इसका मीनिंग क्या होगा ये पूछा जा रहा है। मेमोरेबल डे, डे ऑफ वेनिंग, डे ऑफ रेड रोजेज या डे ऑफ रेड ड्रेस टू वियर। तो भाई मेमोरेबल डे होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, रेड लेटर डे, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। रिडंडेंट का सिनोनिम पूछा जा रहा है, प्रॉफिटेबल, यूजफुल, यूजलेस या बेनिफिशियल। रिडंडेंट मतलब होता है यूजलेस, ठीक है, फालतू का जो होता है उसको हम कहते हैं रिडंडेंट, यूजलेस करेक्ट आंसर आपका बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पे टिमिड का सिनोनिम पूछ रहा है, तो टिमिड मतलब क्या होता है, टिमिड मतलब होता है डरपोक, और डरपोक का सिनोनिम क्या है, कोवार्ड, ठीक है, कोवार्ड। इसका अपोजिट पूछेगा अगर टिमिड का तो वहाँ पे हो जाएगा बोल्ड।
आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 15, क्लेप्टोमैनिया। भाई ये बहुत पूछा जा रहा है आजकल सीयूईटी में भी, और ऑलरेडी हमने इससे पहले भी जो इंग्लिश की क्लासेस करी हैं करवा रखा है वहाँ पे, ठीक है। तो क्लेप्टोमैनिया का अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन हु स्टील्स द थिंग्स, ठीक है, जो मतलब जिसको चुराने का मैनिया होता है, इच्छुक होता है, एक्सेसिव डिज़ायर होती है चुराने की चीज़ों को, वो यहाँ पे कहलाता है क्लेप्टोमैनिया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, वन हु रन्स अवे फ्रॉम द लॉ, जो कानून से भागता है, भगौड़ा जिसे हम कहते हैं, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फ्यूजिटिव, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ओके। वेगरेंट मतलब क्या होता है, जो यहाँ से वहाँ किसी और देश, किसी और देश, किसी और सिटी, किसी और कंट्री में घूमता है, किसके लिए, जॉब की सर्च के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 17, स्टडी ऑफ बर्ड्स को क्या बोलते हैं, बर्डोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी या फिर ऑर्निथोलॉजी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ऑर्निथोलॉजी। स्नेक इन द ग्रास, ये आपका अगेन एक फ्रेज़ है, इसका मीनिंग आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा। स्नेक इन द ग्रास की बात करें तो ऑप्शन सी, अ साइलेंट एनिमी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा, या अ सीक्रेट एनिमी भी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। भाई स्नेक इन द ग्रास आपको दिखेगा नहीं ग्रास में, है ना, स्नेक, और फिर आप जा रहे होगे, अचानक से आपके ऊपर हमला करेगा, तो क्या हो जाएगा, एक सीक्रेट एनिमी है आपका वो, है ना। तो याद रखिएगा, एक गुप्त शत्रु। ओके। तो क्या होगा, अ साइलेंट एनिमी या फिर अ सीक्रेट एनिमी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अबंडेंट का सिनोनिम पूछ रहे हैं, तो लैकनेस, इन बल्क, इन मच अमाउंट, या बोथ बी एंड सी। आप सभी कहोगे सर बहुत इजी है, ऑप्शन बी और सी दोनों ही यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, बोथ बी एंड सी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो हड़बड़ी में आप सिर्फ ऑप्शन बी देखकर कि हाँ इन बल्क होगा, ऑप्शन सी आपने पढ़ा ही नहीं और टिक मार दिया ऑप्शन बी। आपको तो लग रहा है आप 100% श्योर, और भाई सही भी हो कि हाँ सही आंसर हमने मारा है ऑप्शन बी, लेकिन आपने देखा नहीं कि ऑप्शन सी में उसका सिनोनिम एक और दिया हुआ था, और ऑप्शन डी था आपका बोथ बी एंड सी, तो वो आपका करेक्ट आंसर बनेगा। तो हड़बड़ी मत करिएगा, ठीक है। मैंने इसीलिए बोला भाई कि पेपर से पहले, पेपर का मतलब ये है कि जो आप पेपर में गलती करोगे वो मैं आपको यहीं पे रूबरू करवा दूँ और बता दूँ कि भाई ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, मॉडेस्ट का सिनोनिम पूछ रहा है। मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है, नम्र, और नम्र का मतलब एक और सिनोनिम उसका होता है सबमिसिव, ठीक है। तो यहाँ पे सबमिसिव आपका करेक्ट आंसर बनेगा, बाकी इम्पेशेंट उसका अपोजिट बन सकता है ना। लीव नो स्टोन टर्न्ड, इसका मतलब क्या होगा, लीव एवरी पॉसिबिलिटी, लीव एवरीथिंग टू रन अवे टू डू ऑल एफर्ट्स। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब है कि आपने कोई भी कसर नहीं छोड़ी अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में, आपने सब कुछ पढ़ डाला, आपने हर एक सब्जेक्ट पढ़ डाला, देन आई शुड से दैट यू स्टूडेंट हैव नॉट लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। तो यहाँ पे आपने अपने सारे के सारे पॉसिबल एफर्ट्स लगा दिए, टू डू ऑल एफर्ट्स करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब हमारा जो सेशन स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है जीके का, तो इसमें अब आप चेक करिए अपने आप को कितना स्कोर बन रहा है। आई होप आप चेक कर रहे होगे कि कितना स्कोर आपका बन रहा है, 100 में से कितना बन रहा है भाई बताना है, आप सभी को याद रखिएगा। बाकी ई बुक का ये जो आपको दिख रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप चेकआउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 है, द बुक अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय, तो ये अर्थशास्त्र कौटिल्य जी के द्वारा लिखी गई थी, है ना, सभी को पता है। गलवान वैली कहाँ पे है, तो ये आपकी पड़ती है लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 3, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड्स इन इंडिया, तो यहाँ पे ऑप्शन ए परमवीर चक्र करेक्ट आंसर बनेगा। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ऑप्शन डी जेनेवा स्विट्जरलैंड। कोविड-19 स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन बी कोरोना वायरस डिजीज ऑफ 2019। द प्योरिटी ऑफ मिल्क इज डिटरमिन्ड बाय, ऑप्शन बी लैक्टोमीटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया कहाँ पर बनी थी, फर्स्ट कॉटन मिल, ऑप्शन नंबर सी मुंबई में करेक्ट आंसर आपका बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप, पैडी, व्हीट, सुगर केन या फिर कॉटन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी व्हीट। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कहाँ पर है,
सो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका है देहरादून, ऑप्शन ए इज़ योर राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तेलंगाना स्टेट का फॉर्मेशन किस ईयर में हुआ था? तेलंगाना वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर? दैट इज़ योर 2014। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड, क्या इन्वेंट किया था? बहुत इजी क्वेश्चन है, कंप्यूटर, यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सभी को आपको पता है। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है। सेम डे आपका वर्ल्ड म्यूज़िक डे होता है। सेम डे आपका सॉलिस्टिस, समर सॉलिस्टिस डे भी होता है। ठीक है, याद रखिएगा तीनों के तीनों डेज। इंडिया इज़ अ डैश इकोनॉमी, सोशलिस्ट, मिक्स्ड, कैपिटलिस्ट या फिर ट्रस्टीशिप? सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मिक्स्ड इकोनॉमी। पब्लिक प्राइवेट दोनों का मिक्सचर हमारे यहाँ इंडिया में पाया जाता है। द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कवर्स एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन या ऑल? तो आप सभी को पता होगा इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, ऑल, क्योंकि इन्वायरमेंट में हमारा एयर भी है, वाटर भी है और नॉइस भी काउंट होता है। एक यहाँ पे क्वेश्चन और बनेगा, ध्यान रखिएगा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया कब? क्वेश्चन में ही मैंशनड है भाई, 1986। ठीक है, हर चीज़ ध्यान से पढ़नी है आपको। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन 15। द पेटेंट एक्ट पास्ड इन विच ईयर? पेटेंट एक्ट, ऑप्शन ए 1970। द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज डैश इन्वायरमेंट? तो डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, ऑप्शन सी। प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? सो ही इज धर्मेंद्र प्रधान। 2022 का कॉमनवेल्थ जो गेम्स था वो कहाँ पर खेला गया? सो द प्लेस नेम इज बर्मिंघम। ओके, आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने अभी हाल फिलहाल में एक न्यू मिनिस्ट्री का निर्माण किया था, न्यू मिनिस्ट्री का इनॉग्रेशन किया था। उस न्यू मिनिस्ट्री का नाम क्या है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड पीस डे कब मनाया जाता है? 21 जून, 21 सितंबर, 21 जुलाई या फिर 21 अगस्त? 21 सितंबर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। तो अब यहाँ पे हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन डे। ठीक है, वैसे तो 20 क्वेश्चंस में रखने वाला था, लेकिन भाई ये थोड़े से इंपॉर्टेंट थे, है ना, तो ये भी मैंने रख दिया। कॉन्स्टिट्यूशन डे आपका कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, याद रखिएगा। डीपीएसपी टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 में हमारा मेंशनड है। और कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। ओके, 36 आर्टिकल से लेकर 51 आर्टिकल तक। अब हमारे कुछ हम यहाँ पे करने वाले एलिमेंट्री मैथ्स के क्वेश्चन, जैसे कि हमने यहाँ पे ई बुक में पूरा निचोड़ कवर कर दिया है ऑलरेडी, तो आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हो। बाकी यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। देयर इज़ अ पिलर इन पॉन्ड 10% of whose length is in mud, 50% is in water and the rest 5 meters is out of the surface of water. The whole length of the pillar is, तो यहाँ पे देखिए कैसे करते हैं। There is a pillar in a pond 10% of whose length is in mud. ठीक है, तो ये हमने मान लिया कि मड है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? वाटर है, ठीक है, और ऊपर यहाँ पे हमारी लकड़ी या डंडी जो है वो, पिलर जो है वो है। ठीक है, तो अगर हम पिलर को देखें यहाँ पे, अगर हम पिलर को देखें, कुछ कलर चेंज कर देता हूँ, ये हमारा एक पिलर है, ठीक है, तो थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ जिससे आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 10% ऑफ हुज लेंथ इज इन मड। मड हमारी ये वाली है ना, तो यहाँ पे 10% है। ओके, और दिया हुआ है 50% इज़ इन वाटर। वाटर हमारा यहाँ से यहाँ तक है, तो ये कितना दिया हुआ है? 50%। फिर दिया है 5 मीटर इज़ आउट ऑफ द सरफेस। ये सरफेस है, इसके बाहर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो है ये दी हुई है 5 मीटर। अब भाई आप ही लोग बताइए कि यहाँ पर अगर 10% है, यहाँ पर 50% है, तो ऊपर कितना परसेंट होगा?
आपका हो गया सर यहाँ पे 10% है, यहाँ पे 50% है, टोटल हो गया 60%। बचा कितना? 100 माइनस 60 दैट इज़ 40% बचा है जो कि ऊपर है ना। 40% बचा है जो कि ऊपर है। तो 40% की वैल्यू क्या दे रखी है? ऊपर कितनी है? 5 मीटर। बस अब यहाँ से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए 40% इज इक्वल्स टू दे रखा है 5 मीटर, तो 100% की वैल्यू आप निकालना है यहाँ पे आपको। कैसे करोगे? 5/40 इंटू 100, ठीक है। 22 जा 25 जा। देखो भाई अगर थोड़ा सॉल्यूशन में थोड़ी मिस्टेक हो जाए तो उसको आप इग्नोर करना, बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आना चाहिए। तो 22 जा 40, 25 जा 100, 5 5 जा 25/2 करेंगे तो हमारा 12.5 12.5 मीटर ये जो है लेंथ आएगी, ठीक है, पिलर की। ठीक है, तो आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा। ये कैसे सॉल्व किया एक बार देख लीजिए। 40% इज इक्वल्स टू 5 मीटर है, तो 100% की वैल्यू निकालनी है। आप यहाँ पे x मान के कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आगे हम बढ़ते हैं। x की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पे आपको log वाला दे रखा है। देखिए इसमें क्या है, log 2 की पावर x प्लस 4 दे रखा है। इसको भी हम यहाँ पे log 2 की पावर में बदलेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 64, 128 एंड 256 एंड 9 टाइम्स में आपका ये क्या बनेगा? 512 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस 4, अब इसमें क्या होगा, देखिए क्या होता है कि जब log 2 और log 2 जब बेस सेम हो जाता है ना, तो बेस कैंसिल आउट हो जाता है, बचती क्या है? पावर। तो x प्लस 4 यहाँ पे इज इक्वल्स टू था, इज इक्वल्स टू 9। तो x की वैल्यू 5 करेंगे, फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे कुछ आपका ये बनेगा। यहाँ पे है आपका क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 2:3 एंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट इज 5:3। द फाइंड द वॉल्यूम, यहाँ पे रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे जो v लेते हैं, ये लेते हैं सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम अपॉन रेडियस ऑफ 2 सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, C1 मान लेते हैं, है ना। VC1 वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर सिलेंडर 1 एंड वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर सिलेंडर 2, ठीक है। सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है इसका वॉल्यूम। यहाँ पे हम 1 1 कर देंगे, R1H1 और R2H2, ठीक है। और ये स्क्वायर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पाई से पाई तो कैंसिल ही हो जाएगा। R1 का स्क्वायर का मतलब है यहाँ पे 2x का स्क्वायर इंटू एच का यहाँ पे क्या दे रखा है? 5, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पे R2 कितना है? 3x का स्क्वायर इंटू यहाँ पे 3, ठीक है। बस प्लेस वैल्यू आपको फाइंड करनी है ना। अब यहाँ पे 2x का स्क्वायर करेंगे, देखिए अब यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, 2 2 ज़ा 4 और x से x तो कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 4 इंटू 5 20 अपॉन 3 3 ज़ा 9 और 9 इंटू 3 27। तो 20:27 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग करेक्ट आंसर आपका बनेगा। बाकी मैंने फॉर्मूला भी आपको बता दिया है, कैसे आपको रेशियो फाइंड करना है वो भी बता दिया है। यहाँ से आप डायरेक्ट वैल्यू रखोगे, एक्स भी रखने की ज़रूरत आपको नहीं है क्योंकि रेशियो आपको फाइंड करना है, तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 45 10 45 एंड कॉस 45। तो यहाँ पे तो आपको बस प्लेस वैल्यू रखनी है। साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू देखें तो 1/√2 का स्क्वायर माइनस 10 45 की वैल्यू 1 प्लस कॉस स्क्वायर 45 की वैल्यू देखें तो 1/√2 का स्क्वायर बनेगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपका बन जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 1/2 माइनस 1 प्लस 1/2, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला हाफ मिलके 1 बनाएंगे और -1 करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा। ये तो सॉल्व आप कर ही लोगे, मेन जो चीज़ है वो आपको इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। बाकी तो सॉल्यूशन आप कर ही लोगे। आगे बढ़ते हैं। इफ़ x प्लस 2 माइनस 33x इज इक्वल्स टू 4x माइनस 30 प्लस 36x, तो x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। बहुत इजीली आप फाइंड कर लोगे, आई एम वेरी श्योर। बस x वाले जो वेरिएबल्स हैं उनको एक तरफ रखना है और जो कांस्टेंट है जैसे कि 2 और 30 तो इनको एक तरफ एक साइड कर देना है, बस आपकी x की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ये आपके लिए होमवर्क है, तो इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। ये क्वेश्चन एक है। If a person sells a bicycle at 50% profit and the selling price of the cycle was 4000, then find the cost price। मैंने आपको बताया है कि हमेशा आपको 100 मान के चलना है। प्रॉफिट बोलेगा तो प्लस करना है, लॉस बोलेगा तो माइनस करना है।
ठीक है, अभी क्या है, प्रॉफिट बोल रहा है, तो 50% प्रॉफिट मतलब 150 हो गया। ठीक है, तो 150 यहाँ पे क्या हुआ, इज इक्वल्स टू 4000, और निकालना क्या है आपको, 100 की वैल्यू। ठीक है, कहोगे सर ये क्या किया, देखो 100 हमारा सीपी है माना हमने, ठीक है, और उसको हमने 50% प्लस प्रॉफिट पर बेचा, तो कितना बना, 150, है ना। तो ये 150 बना, ये क्या है, सेलिंग प्राइस, और यही सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या दे रखी है, 4000। दैट मीन्स अगर हम, ये हमारा सीपी क्या है 100, तो हमको 100 की वैल्यू निकालनी है, अपॉन में एक्स कर देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको सॉल्व कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वही आपका सीपी बनाएगी। ठीक है, होप सो आपको ये क्लियर होगा। इफ एक्स प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पे देखिए पावर कितनी बड़ी है। सर कहोगे आप इतना डेंजरस क्वेश्चन, बट अब नहीं कहोगे क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे, बस जब ये आए ना x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 2, आपको भाई मान लेना है कि x की वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी 1 प्लस 1, तो ये आपका 2 बना देगा। अब ऐसे केस में x की पावर चाहे जितने ही दे दे, 1 की पावर भाई 2025 जितनी भी लगा लो, 1 ही आएगा ना। तो यहाँ पे अगर आप रखोगे 1 प्लस 1/1, तो कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन बनेगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्वेश्चन है, x की वैल्यू पूछ रहा है। आपको इसको सॉल्व करना है कि मल्टीप्लाई करने पर आपका 6 आए, प्लस माइनस करने पर आपका 5 आए। तो क्या बनेगा फैक्टर, x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, है ना। इसमें x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 आपका बनेगा, इसमें 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 आपका बनेगा इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 2 और x माइनस 3 ये आपके फैक्टर्स बनेंगे। ठीक है, अब अगर हम x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 लिखें तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, और x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 लिखें तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ये 2 और 3 यहाँ पे आपके वैल्यूज़ बनेगी x की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए ये 9 वाला और क्वेश्चन नंबर 10 वाला, ये जो है आपका कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैंने इसमें जानबूझ के डाले हैं। ठीक है, और कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है, तो समझिएगा। यहाँ पे लिखा है आयरिश गिव्स 20% ऑफ हिज इनकम टू हिज फ्रेंड, 30% ऑफ रिमेनिंग टू हिज मदर एंड 20% ऑफ रिमेनिंग टू हिज वाइफ। नाउ द अमाउंट लेफ्ट टू आयरिश इज टू 4500। देखिए क्या है, यहाँ पे हमने x माना, उसकी सैलरी है, उसकी सैलरी निकालनी है। उसने 20% अपने फ्रेंड को दे दिया, तो उसके पास कितना बचा, 80% बचा। ठीक है, अब 30% ऑफ रिमेनिंग टू हिज मदर, तो रिमेनिंग का मतलब ये जो बचा है ना, इसी में हमको ऐड करना है। ठीक है, तो दो क्वेश्चंस अलग अलग हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब आप दोनों समझ जाओगे तो आपको मज़ा आ जाएगी। 30% ऑफ रिमेनिंग का मतलब है हम इसी में अब सॉल्व करेंगे कि 30% उसने दे दिया, अब कितना बचा, 70%। अब इसका भी उसने क्या किया है, 20% दे दिया है, तो मतलब उसका कितना बचा, 80% बचा। और अब इसके पास कितनी सैलरी बच रही है, 4500। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करना है, बस इस x की वैल्यू आपको निकाल लेनी है, दैट्स इट, यही आपका आंसर बन जाएगा। इसको तो आप सॉल्व कर ही लोगे। 100 को यहाँ पे अगर हम कैंसिल कर दें, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपका ये इधर 4500 इंटू में चला जाएगा, और 8 7 जा 56 और अपॉन 8 डिवाइड में आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी जो आएगी वही आंसर हो जाएगा। मेन जो था वो कॉन्सेप्ट समझाना कि 70, यहाँ पे 20 लिखा है तो आप 80% लोगे, बचा हुआ 20% उसने दे दिया, मतलब कम हुआ, 100 में से कम होगा 20 तो कितना जाएगा, 80, तो 80% आपका बनेगा। ठीक है, ये था रिमेनिंग वाला क्वेश्चन। बट यहीं अगर आप ये देखो तो इसमें क्या है, 20% ऑफ हिज इनकम जो है आयरिश ने अपने फ्रेंड को दी, 30% ऑफ हिज इनकम इसने किसको दी, मदर को, और 20% किसको दी, वाइफ को। तो अब जो है इसके पास अमाउंट बच रहा है 4500। सर कहोगे सर कि इसमें क्या डिफरेंस है, डिफरेंस मैंने बताया था, वहाँ पे रिमेनिंग लिखा था और यहाँ पे रिमेनिंग नहीं लिखा है। क्या करना है, टोटल कितना होता है, 100% होता है, इसने 20% दे दिया, इसने इसी का 30% दे दिया, मेन सैलरी में से ही दे रहा है। ठीक है, मेन सैलरी में से ही काउंट किया जा रहा है इस क्वेश्चन में। 30% उसने वहाँ दे दिया और 20% अपनी पत्नी वाइफ को दे दिया। तो यहाँ पे कितना बचा, अब देखोगे आप 30 40 50 60 70, यहाँ पे 70% इसने दे दिया है, मतलब इसके पास 30% बची होगी ना।
राइट भाई, ये समझ गए आप ना, तो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई हो ही नहीं सकता। तो 30% की वैल्यू 4500। और जो नहीं समझे हैं भाई, वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करिए, बिल्कुल समझ में आएगा, बहुत बेसिक से समझाया है। 30% की वैल्यू दे रखी है 4500, तो हमको 100% की वैल्यू निकालनी है। देखिए कैसे निकालेंगे इसको, यहाँ पे आप कैंसिल कर दीजिए, 3 1 जा 3 और 50 यहाँ पे आ जाएगा। 100 से डिवाइड कर इंटू करेंगे तो 15,000 इसकी सैलरी बनेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो हैं ध्यान रखने भाई, और चीज़ों को समझते हुए चलना है। मज़ा आ रही हो तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो मेंस वाला कॉन्सेप्ट है, वर्किंग वाला। तो कैसे करना है, 24 मेन अगर काम करेंगे 30 दिन में, तो वही काम अगर हम करवाएं 90 मेन से, ठीक है, तो वो कितने दिन में ख़त्म करेंगे, यहाँ पे हम x मान लेंगे। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, दैट्स इट, योर आंसर विल कम टू यू। कैसे देखिए, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल किया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, पेन चेंज कर लेता हूँ, ये 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, यहाँ पे 3 8 जा 24। तो ये जो x की वैल्यू है कितनी बन जाएगी, 8 डेज़ में ये ख़त्म कर देगा अगर 90 मैन जो है काम करेंगे मिलकर। ओके, सिमिलरली यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आता है आपका पाइप वाला, कि पाइप ए आपका भर सकता है 20 घंटे में, पाइप बी आपका भर सकता है 60 घंटे में। तो टोटल टाइम क्या रिक्वायरमेंट होगा जिसमें जो है ए और बी अगर मिलकर काम करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में आपका वर्किंग भी पूछ सकता है कि ए जो है एक है पर्सन जिसका नाम ए है, वो 20 दिन में काम करता है, बी कोई पर्सन है वो 60 दिन में काम करता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो वहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, तो ए जो है हमारा 20 दिन में 20 घंटे में भरता है टंकी को, बी जो है वो 60 दिन में टंकी को भरता है। देखिएगा अब यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे कितना एलसीएम बनेगा आपका 60। अब यहाँ पे अगर हम देखें इसको, आपको देखना है कैसे, ये देखें यहाँ पे 20 है और यहाँ पे आप डिवाइड करोगे कैसे, 60/20। तो यहाँ कितना बनेगा 3। ये जो 3 है ना, ये दिखा रहा है कि एक दिन में 3 यूनिट काम खत्म कर रहा है या 3 लीटर पानी भर रहा है 1 घंटे में। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ए की हमारे पास वैल्यू आ गई है कि जो ए का पर यूनिट या पर डे या पर घंटे के हिसाब से हम बात करें, तो ये ए भर रहा है 3 लीटर। ठीक है, 3 लीटर या 3 यूनिट आप मान सकते हो, 3। ठीक है, बी का ही अगर हम सिमिलरली बात करें तो कितना बन जाएगा, वो तो एक ही घंटे में भर रहा है भाई 60। हमारा यहाँ पे क्या है, लीटर की टंकी है और 60 ही ये दिन में ख़त्म कर रहा है, इसका मतलब 60 घंटे में ख़त्म कर रहा है, इसका मतलब वो 1 यूनिट या 1 लीटर पर डे या पर घंटे वो भर रहा है। ठीक है, अगर आपको ये भी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो बस आप ये याद रखिए कि यहाँ से आपको पहले तो एलसीएम लेना है। ठीक है, रब कर देता हूँ, मैं फिर से बता देता हूँ कैसे। 20 और 60 का एलसीएम लिया, 60 को डिवाइड किया 20 से तो आ जाएगा 3, 60 को डिवाइड किया 60 से आ जाएगा 1। अब हमको काम किससे करवाना है, दोनों से, ए और बी दोनों से करवाना है, और दोनों को अगर हम ज्वाइन करवा देंगे तो कितना बनेगा, 3 और +1 4। तो मतलब कि और टोटल हमारा काम, ये जो टोटल ये जो 60 है ना, ये टंकी की आपकी कैपेसिटी है। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम, ये टैंक आप कह सकते हो, 60 लीटर की आपकी टंकी है। तो 60 लीटर की टंकी है और ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 4। तो अब आपको जैसे ज्ञात करना है या फाइंड करना है कि ए प्लस बी कितने दिन में ये 60 लीटर की टंकी भर देंगे, तो यहाँ से आपको डिवाइड करना पड़ेगा 4 से। 4 कहाँ से आया, ये, और 4 कैसे आया, ए का 3 और यहाँ से बी का 1। ठीक है, आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा, मैंने और डिटेल में इसको थोड़ा समझाया। 15 यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आपका कुछ इस तरीके से भी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ए प्लस बी आपका दे रखा है 19 और ए बी दे रखा है 90। इसमें आप थोड़ा सा कोशिश करिए कि आप अगर फॉर्मूले में यूज़ कर सकते हैं तो फॉर्मूले भी यूज़ कर लीजिए, और अगर आप बिना फॉर्मूले डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो, जैसे कि आप रखोगे यहाँ पे 10 9 जा तो हो जाएगा 90, और 10 + 9 करोगे तो 19 आ जाएगा। दैट मीन्स ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 9 है, तो 19 का स्क्वायर करोगे आप, जो भी आपकी वैल्यू बनेगी वो यहाँ पे आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। In a group of pigeon and goats, number of head count is 20 and number of legs count is 60. Then find the number of goats and pigeons. देखो क्या हो रहा है, कुछ यहाँ पे pigeons हैं, ठीक है,
कुछ यहाँ पे गोट्स हैं तो इनका ग्रुप्स है, ठीक है, इनका ग्रुप है जिसमें कुछ पिजन और कुछ गोट हैं। अगर हम सिर्फ हेड हेड मतलब सर सर काउंट करते हैं तो वो 20 आ रहे हैं, बट अगर हम पैरों को काउंट करते हैं तो वो 60 आ रहे हैं। तो ये बताना है आपको कि कितने गोट हैं और कितने पिजन हैं। बहुत ईजी है भाई, टफ नहीं है। देखिए किस तरीके से, देखिए अब यहाँ पे हम पिजन को मान ले रहे हैं पी, गोट को मान ले रहे हैं जी, ठीक है। अब देखो सर क्या है, सर तो पिजन के पास भी एक होगा और गोट के पास भी एक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सर का अगर हम देखें, ये हेड की वैल्यू मैं ले रहा हूँ, पिजन के पास एक और गोट के पास एक, कितनी दे रखी है टोटल हेड, 20 हेड। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं लेग्स की। पिजन के पास कितने लेग्स भाई, 2 लेग्स। गोट के पास कितने लेग्स, 8 लेग। भाई थोड़ा ध्यान खोल के करना, ठीक है, दिमाग खोल के। 4 लेग होते हैं, 2 लेग या 8 लेग मत कर देना, ठीक है। 4 गोट्स होते हैं, मतलब एक गोट के पास 4 लेग्स होते हैं ना। तो यहाँ पे हम देखिए किस तरीके से लिखा, पिजन के पास 2 लेग्स और गोट के पास 4 लेग्स, मिला के अगर हम बात करें तो कितने लेग्स बन रहे हैं, 60। अब यहाँ पे आपको बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, आपका आंसर आपके सामने बन जाएगा। आई होप सो आपको इस इक्वेशन सॉल्व करना आता होगा। नहीं आता है तो बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट सेशन में आपको इक्वेशन सॉल्व करके भी बता दूंगा, ठीक है। 2p + 4g = 60। और अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करूं या आपको बताने की कोशिश करूं तो चलिए बता देता हूं। यहाँ पे इसमें आप इंटू 2 कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2p 2g और यहाँ पे हो जाएगा 40, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे ये 2p से 2p कैंसिल, 4g में से 2g जाएगा तो कितना बचेगा, 2g, 60 में से 40 जाएगा कितना बचेगा, 20। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे कैंसिल आउट करें तो 10 आ जाएगा, जो कि आपका क्या दर्शा रहा है, जो कि आपका दर्शा रहा है गोट की वैल्यू, कि गोट कितने हैं हमारे पास, 10 है, ठीक है। अब गोट 10 है तो भाई आप बोल सकते हो कि पिजन्स भी 10 है, तो 10 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे। गोट भी 10 हैं और आपके पिजन्स कबूतर भी 10 हैं, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बराबर आंसर आए, तो जब आप इक्वेशन सॉल्व करोगे तभी आपको आंसर मिलेगा एग्जैक्ट, ओके, ध्यान रखिएगा। बॉड मास का भी क्वेश्चन आता है, तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। बॉड मास का जो रूल होता है उसी से आपको सॉल्व करना है, अदरवाइज डिफरेंट पीपल का, डिफरेंट स्टूडेंट का डिफरेंट आंसर बनेगा, लेकिन जो बॉड मास फॉलो करेगा उसी का सही आंसर बनेगा। ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ वाला फाइंड करना है पहले आपको। डी फॉर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड देन सब्सट्रैक्शन। देखिए यहाँ पे अब आप ये नहीं कि पहले आप 6 में से 9 माइनस करके -3 कर दो, ठीक है, फिर 5 से इंटू करो, नो, वो गलत हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो 5 × 6 30 लिखेंगे डायरेक्ट, ठीक है। और -9 - 10 ये हो जाएगा 19 + 2। तो 5 × 6 = 30 -19 + 2, ठीक है। यहाँ पे हम प्लस कर देंगे तो कितना बन जाएगा, ये पेन को क्या हो गया मेरे, 32 - 19, है ना। यहाँ पे 3 और 1 13, यहाँ पे आंसर आपका बन जाएगा, है ना। इस तरीके से करना है, बॉड मास आपको फॉलो करना है, बस ये मकसद था मेरा इस क्वेश्चन से बताने का। नेक्स्ट आपका देखें सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप फाइंड कर लोगे। फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, बस आपको उसी में वैल्यू रखनी है, P × R × T/100, ठीक है। P इज़ योर प्रिंसिपल, R इज़ योर रेट ऑफ इंटरेस्ट, T इज़ योर टाइम एंड SI इज़ योर सिंपल इंटरेस्ट। अब ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, अमाउंट दैट सना रिसीव आफ्टर 6 ईयर्स। इसका मतलब ये नहीं कि आप SI निकाल के बस वही आंसर देखो टिक मार दो, गलत हो जाएगा। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, अमाउंट दैट रिसीव आफ्टर 6 ईयर्स, 6 साल बाद सना को क्या अमाउंट मिलेगा। तो वो अमाउंट निकालने के लिए सपोज आपने SI यहाँ पे निकाला, वो आपका बना 2000। तो अब ये 2000 को आप इस वाले जो सना ने इन्वेस्ट किया है इसमें आप प्लस करके लिखोगे ना, है ना। तो इसमें आप क्या करोगे, प्लस करके लिखोगे, राइट। तो आपका 2000 बना, तो 8000 में प्लस 2000 आप करोगे, इसका मतलब 10,000 या 10K आपका आंसर बनेगा। तो ध्यान रखिएगा अमाउंट पूछ रहा है या SI पूछ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट, ओके। आगे बढ़ते हैं। इफ मोना इन्वेस्टेड ₹8,000 एट कंपाउंडेड हाफेली रेट ऑफ 20%, फाइंड द अमाउंट ऑफ मोना विल
रिसीव दैट मोना रिसीव आफ्टर 1 ईयर, मतलब इसमें भी आपका अमाउंट ही पूछ रहा है। कैसे फाइंड करते हैं? देखिए हाफ ईयरली लिखा है, हाफ ईयरली का मतलब है एक साल में 2 बार, एक साल में 2 बार। जब हाफ ईयरली बोलता है तो टाइम का मल्टीप्लाई हो जाता है 2 से और रेट का डिवाइडेशन हो जाता है 2 से। अगर हम यहाँ पे टाइम की बात करें तो 1 ईयर है तो 1 इंटू 2, अब जो हो जाएगा ना वो 2 साल हो जाएगा, 2 साल पे आपको निकालना पड़ेगा। और जो रेट है 20% वो आप डिवाइड करोगे 2 से तो आपका परसेंट रेट ऑफ क्या लगेगा, रेट ऑफ परसेंट 10%। ठीक है, ध्यान रखिएगा हमारा टाइम हो गया है 2 और रेट ऑफ परसेंट हो गया है 10%। ठीक है, अब इन वैल्यू को यूज़ करके आप CI का फॉर्मूला यूज़ करोगे, वहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा। अमाउंट आपको निकालना है तो अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, P प्लस आर, है ना, P1 प्लस आर बाई 100 की पावर n, P1 प्लस आर बाई 100 की पावर n, है ना। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे रखना है। मेन जो चीज़ थी वो ये थी कि किस तरीके से आपको हाफ ईयरली वाला ही जो कीवर्ड है ये टैकल करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं आपको सब कुछ करवा रहा हूँ तो ये वाला भी करवाऊँगा और थोड़ा सा टाइम लूँगा आपका बताने के लिए। इसको मैं जूम कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे सना कंप्लीट द वर्क 20 days, हिज फ्रेंड जय कंप्लीट द वर्क इन 30 days। इफ दे वर्क्स अल्टरनेटली देन इन हाउ मैनी डेज दे कैन फिनिश द वर्क, मतलब एक दिन सना करती है एक दिन जय करता है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं लिखना भूल गया कि स्टार्ट जो है वो आप मान लीजिए कि सना कर रही है, मतलब पहले दिन सना कर रही है दूसरे दिन जय कर रहा है। अगर हम यही बोलेंगे कि पहले दिन जय कर रहा है दूसरे दिन सना, तो वहाँ पे आंसर आपका वेरी कर सकता है। ध्यान रखिएगा क्या पहले बोला गया है उसके हिसाब से आपको करना है। यहाँ पे मैं सना को ले रहा हूँ कि पहले कर रहा है, कर रही है, फिर उसके बाद जय फॉलो कर रहा है, फिर उसके बाद सना, फिर जय। अल्टरनेट डेज का मतलब है कि एक दिन सना करेगी एक दिन जय करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान रहे हैं कि सना जो है वो पहले काम कर रही है, तो सना का यहाँ पे 20, जय का 30, दोनों काम देखें सम कितना बनेगा 60। यही हमारा क्या है, टोटल वर्क है। डिवाइड करेंगे 20 से तो 3 टाइम्स में जाएगा, डिवाइड करेंगे 30 से तो 2 टाइम्स में जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, सना स्टार्ट कर रही है, मतलब सना एक दिन पहले दिन काम करेगी 3, फिर आएगा जय वो काम करेगा दूसरे दिन 2, फिर सना काम करेगी 3, फिर जय काम करेगा 2। ऐसे कितने दिनों में काम खत्म होगा ये आपको बताना है। तो आप अगर यहाँ पे इसको जो फॉर्मूला है वो देखिए किस तरीके से करते हैं कि सना और जय, ठीक है, एक दिन इसका और एक दिन इसका, 2 दिन में मिला के ये कितना काम कर रहे हैं, 3 प्लस ये वाला 3 और प्लस 2 मतलब 5 काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 दिन में अगर ये 5 काम कर रहे हैं, 2 days इज इक्वल्स टू 5 वर्क, तो यहाँ पे अगर हमको 60 वर्क चाहिए तो कितने दिन में काम करेंगे, तो 5 में हमको किससे इंटू करना पड़ेगा, 12 से, कि 60 आ जाए। 60 क्यों, क्योंकि वो हमारा टोटल वर्क है। अगर हमने इधर 12 से इंटू किया तो हम इधर भी 12 से इंटू करेंगे, तो 12 2 जा 24 डेज यहाँ पे आपका आंसर बनेगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कमल इज 20% मोर एफिशिएंट to Rama who works for 20 days to complete the work. Find the number of days required by Kamal to finish the work. देखिए क्या है, रामा अगर 20 दिनों में काम करता है तो कमल जो है वो 20% ज़्यादा एफिशिएंट है। अब एफिशिएंट ज़्यादा है तो काम वो कम दिनों में करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। रामा 20 डेज में काम कर रहा है और कमल 20% मोर एफिशिएंट है, तो कमल कितने दिन में काम करेगा ये निकालने के लिए आपको क्या करना है, रामा का जो दिया है ना वो 1/20 में लिखना है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेज और उसकी एफिशिएंसी। अगर वो ज़्यादा दिन ले रहा है इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी कम है, अगर वो कम दिन ले रहा है इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। आप एक दिन में 4 क्लास करते हो और दूसरा एक दिन में 2 क्लास करता है, तो आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा है और दूसरे की एफिशिएंसी कम है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको कमल की निकालनी है तो कैसे निकालोगे कि रामा का जो डेज दिया हुआ है वो 1 में लिखोगे और इनटू 20% मोर लिखा हुआ है तो 120/100।
मोर मतलब ज़्यादा, और ज़्यादा मैंने बोला है आपसे कि हमेशा 100 में प्लस होगा। अगर बोलता कि लेस एफिशिएंट, लेस मतलब कम, तो 100 में ही आप माइनस करके लिखते कितना, 80/100, 100 माइनस 20 वाला करके, ठीक है। वो कब होता जब लेस होता, लेकिन क्या बोला है हमारे यहाँ पे, मोर। तो यहाँ पे हमने लिखा 20 6 टाइम्स में जाएगा, 3 यहाँ पे 2 3 जा, और यहाँ पे 50। तो अगर हम इसका देखें तो कमल जो है कितना बनेगा, 50/3, दैट मीन्स 16 2/3 डेज में ये जो है काम ख़त्म करेगा। अब देखिए यहाँ पे रामा 20 दिन में ख़त्म कर रहा था, बट क्योंकि कमल 20% एफिशिएंट है, मोर एफिशिएंट है रामा से, तो वो 16 से ही 2/3 दिन में ही काम ख़त्म कर देगा, 16 होल 2/3 डेज में ही काम ख़त्म कर देगा। ये देखिए, ये एक क्वेश्चन है, सूरज कैन फिनिश 2/3 ऑफ वर्क इन 8 डेज, फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क इफ़ कोमल कैन फिनिश द वर्क इन 10 डेज लेस देन सूरज। तो भाई इसमें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ना क्वेश्चंस का मतलब ही नहीं है, इतने में ही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, सूरज 2/3 जो काम है किसी वर्क का वो 8 दिन में ख़त्म करता है, तो पूरा पूरा काम कितने दिन में ख़त्म करेगा, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और 3 से इधर इंटू कर देंगे तो एस की वैल्यू 3 × 4, दैट मीन्स 12 डेज आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो इसका कोई मतलब नहीं बनेगा यहाँ पे, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने कुछ कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो उसको आप अटेम्प्ट करिए। बाकी ई बुक का मैं आपको बता ही चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपने कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कंप्यूटर साइंस आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, इसलिए जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं बस आपको रटना है, एनी हाउ रटना है, क्योंकि इतने कम समय में सारी चीज़ें समझाई नहीं जा सकती हैं। बट ऑल दो मैं आपको आंसर्स तो रटवा ही सकता हूँ, जैसे कि आपके जीके और जीएस के पोर्शन में होता है, जो चीज़ें समझाने वाली हैं वो समझा भी दूंगा, ठीक है। क्योंकि मेरे को पता है कि इसमें बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनका बैकग्राउंड में कंप्यूटर नहीं रहा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे सीबीएसई वाले जिन्होंने हाल फिलहाल में 12th में कंप्यूटर साइंस ली होगी, तो उनको तो अंडरस्टैंडेबल होगा। बट जो नहीं लिए हैं, जिनको कंप्यूटर की कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें से जो आपका पोर्शन बने उसको आप अटेम्प्ट करिए, और अगर ना बने तो आप हमारी क्लासेस करिए, उसमें जो आपको क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो आप पकड़ के रखिए, वो आप मजबूत कर लीजिए, स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। और बाकी का जो पोर्शन है आपका रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, जिसके लिए हम आपको ई बुक भी दे रहे हैं, भाई उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, वो आपकी स्ट्रॉन्ग बना ही देंगे हम, अगर आप बस 2 से 4 घंटे आप दे दोगे हमें। तो ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला है, तो वहाँ से आपका सब चीज़ कवर हो जाएगी। करंट अफेयर्स जो कि जीके के पोर्शन में आनी कवर हो जाएगी। जीके का एक स्टैटिक पार्ट है, वो हमारी यूट्यूब क्लासेस से आप करिए, जीके की प्लेलिस्ट से करिए, मैराथन क्लासेस, मॉडल पेपर सब कुछ दे रखा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल रेफरेंस्ड अंडर वन नेम, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं आपका सी स्टाइल, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपरली डिफाइंड स्ट्रक्चर। ये सब जो आपका कुछ कोडिंग का पार्ट है, ठीक है, इसमें हमको स्ट्रक्चर डिफाइंड करना होता है, फ्लोट, कैरेक्टर, इंट, इंटीजर, वॉइड, मेन कैसे लिखते हैं, टर्मिनेट कहाँ पे लगाते हैं, कैसे करते हैं, ये सब आपका एक स्ट्रक्चर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका जो पहला वाला ऑप्शन है, ऑप्शन ए, स्ट्रक्ट ए डैश स्ट्रक्ट, फिर यहाँ पे आपका ब्रैकेट लगेगा, ब्रैकेट भी देख लीजिए कौन सा लगा हुआ है, यही सेम ब्रैकेट लगेगा। अदरवाइज़ कोडिंग आप जब करोगे तो ये ब्रैकेट अगर आपने भाई दूसरा वाला लगाया, ठीक है, तो वो नहीं लेगा, तो यही सेम ब्रैकेट होना चाहिए। और इंट मतलब इंटीजर, और ए जो है वो आपका वेरिएबल है एक, सपोज करते हैं हम आगे जो फंक्शनिंग होगी उसमें हम ए को कुछ वैल्यू देंगे, आप अपने हिसाब से दोगे, ठीक है। इंट मतलब होता है इंटीजर, कोई भी नंबर के फॉर्म में वो हो सकता है, क्योंकि हमें नंबर के फॉर्म में चाहिए इसलिए हम इंट लेते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम फ्लोट की बात करें, FLOAT, तो फ्लोट हम तब लेते हैं जब हमें पॉइंट्स में वैल्यू डेडिकेट करनी होती है, या डिफाइंड करनी होती है, या यूज़ करनी होती है अपनी कोडिंग में या प्रोग्राम में, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका मार्क लगा हुआ है पॉइंट और नीचे कॉमा, ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये टर्मिनेटर इसको हम बोलते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। यही सेम पॉइंट देखिए यहाँ पे पूरा सेम है चीज़ें, बट क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
ये आपका ये कुछ ऐसे पॉइंट लगा के नीचे कॉमा है और यहाँ पे सिर्फ कॉमा है, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है जैसा लिखा है स्ट्रक्चर आपका स्टेटमेंट, भाई ऐसा ही स्टेटमेंट होना चाहिए, तभी वो आपका वैलिड माना जाएगा। ठीक है, डिफाइंड, प्रॉपरली डिफाइंड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम चलते हैं, द डेटा एलिमेंट इन स्ट्रक्चर आर ऑल्सो कॉल्ड एज, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए मेंबर्स करेक्ट आंसर बनेगा। हाउ मैनी एलिमेंट्स कैन वी हैव इन स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे 256 आंसर आपका करेक्ट बनेगा। वट वी विल यूज टू टर्मिनेट द स्ट्रक्चर, तो मैंने आपको बताया अभी, ऑप्शन सी आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे टर्मिनेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, विच कीवर्ड इज यूज्ड फॉर द स्ट्रक्चर डेफिनेशन, तो अभी आपने देखा हमने क्या लिखा था, स्ट्रक्ट लिखा था, STRUCT, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। स्ट्रक्चर की डेफिनेशन या हम कैसे यूज़ करते हैं, क्या कीवर्ड है उसके लिए, स्ट्रक्ट इज द कीवर्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं, व्हेन ए स्ट्रक्चर कंटेन अनदर स्ट्रक्चर, तो अब हम क्या बोलते हैं उसको, रिफाइंड स्ट्रक्ट, असाइंड स्ट्रक्ट, रिफ्रेश स्ट्रक्ट या फिर स्ट्रक्चर असाइनमेंट, तो यहाँ पे ऑप्शन डी स्ट्रक्चर असाइनमेंट आपका करेक्ट आंसर बनेगा। मैंडेटरी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव फॉर C++ क्या होगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। देख लीजिए किस तरीके से आपका हैश इंक्लूड, फिर यहाँ पे आपका ब्रैकेट्स लगे हैं, ठीक है, और IO स्ट्रीम लिखा हुआ है और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका स्टेटमेंट लिखा जाएगा, हु बहू यही सेम टू सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट करना है बस, कुछ भी इसमें आपने स्पेस डाला तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये प्रोग्रामिंग की चीज़ें हैं। सिंबल यूज टू डिक्लेयर प्री प्रोसेसर डिटेक्टिव्स, और उतना भी ज़्यादा कठिन भी नहीं है, अगर आप सेशंस को डेली देखोगे हमारे, मैं आपको मतलब एश्योरिटी दूंगा कि हाँ आपको जो है, मैं आपको अपनी हर वो कोशिश करूँगा कि आपको ये सारी चीज़ें करवा दूँ आपके पेपर से पहले। बाकी आप भी जो है, आपके पास अगर कुछ है कंटेंट तो आप देखते रहिए। सिंबल यूज टू डिक्लेयर प्री प्रोसेसर डिटेक्टिव्स, ऑप्शन डी, हैश जो है ना वो क्लियर आंसर यहाँ पे आपका बनेगा। टाइप्स ऑफ मैक्रोस इन CH, तो कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, ऑप्शन 2। कीवर्ड फॉर मैक्रो इन C++, तो आप सभी बोलोगे क्या, हैश और डिफाइन। ठीक है, हैश का अधिकतर यूज़ होता है यहाँ पे, तो आप याद रखिएगा हैश यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, हैश डिफाइन। अ कॉन्स्टेंट विद अ नेम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिंबॉलिक कांस्टेंट। नेक्स्ट हम चलते हैं, विच C++ फंक्शन इज़ यूज्ड फॉर फाइंडिंग वैल्यूज़, तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन है जिसको हम वैल्यू को फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं C++ में, तो वो है आपका फैब्स। ओके, आगे बढ़ते हैं, वॉइड फंक्शन, VOID है, यू नहीं होगा, उसको आप इग्नोर करिए, स्पेलिंग मिस्टेक है। वॉइड फंक्शन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रिंग, टर्मिनेटर, सब रूटीन या फिर प्रोसीजर, तो इसमें आपका आंसर जो बनेगा वो बनेगा बोथ C एंड D। ठीक है, बोथ C एंड D आपका करेक्ट आंसर बनेगा, सब रूटीन एंड प्रोसीजर। जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे आपको ऑप्शन जरूर दिया होगा, मैंने जानबूझ के ऐसा ऑप्शन रखा जिससे आपको थोड़ा चीज़ें याद रहें अलग से। तो सब रूटीन और प्रोसीजर दोनों ही यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, वॉइड फंक्शन को हम सब रूटीन और क्या बोलते हैं, void function is also called as subroutine and procedure, both C and D। वेरी गुड, नेक्स्ट चलते हैं हम, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन यहाँ पे क्या यूज़ करता है, करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन सी, मैथ्स। ओके, आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथ्स फंक्शन, टाइम, लॉग, पाव और एक्सपो। आप सभी जानते हो लॉग भी यूज़ होता है, पावर भी यूज़ होता है, POW, एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी यूज़ होता है, एक्सपो, बट टाइम यही यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, नॉट अ स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर इन C++, तो ऑटो, मैट, रजिस्टर, एक्सटर्न, तो अगर हम C++ की बात करें एक स्टोरेज क्लास नहीं है, तो यहाँ पे आपकी बात होगी मैट की। ठीक है, एज्यूमिंग इंट ऑफ 4 बाइट्स, एक इंटीजर आपने सपोज किया कि 4 बाइट का है, व्हाट इज द साइज ऑफ इंट एरे इज कॉल्ड, इफ एरे हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिखते हैं 15, तो आप क्या करोगे 4 से इंटू कर दोगे 15 का, दैट विल गिव यू 60। ओके, आगे बढ़ते हैं, एरे कंसिस्ट ऑफ कैर, इंट, बोथ या फिर नन, तो एरे में क्या होता है, एरे में कैरेक्टर भी होता है और इंट भी होता है, तो बोथ यहाँ पे आपका आंसर सही होगा। ठीक है, फ्लोट ए और ब्रैकेट में आपका लिखा हुआ है 3 इज इक्वल्स टू 2.1। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि जो फ्लोट हम कब लेते हैं, जब हमको पॉइंट में वैल्यूज़ लेनी होती है, तो ये किसका एग्जाम्पल है,
इनिशियलाइजिंग फंक्शंस, इनिशियलाइजिंग एरे, इनिशियलाइजिंग वेरिएबल्स या फिर इनिशियलाइजिंग कैरेक्टर। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बनेगा, इनिशियलाइजिंग एरे। ओके, सो दैट्स इट। आपके 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं कि क्लास में, और आपको पूरा यहाँ पे मॉडल पेपर मैंने दिखाया। कितने आपके क्वेश्चन सही हुए ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और जो ये कंप्यूटर साइंस के आपको अगर अलग से सेपरेट क्लास चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताइए। कोशिश करूँगा कि आपको और चीज़ें मैं और डिटेल में समझाते हुए आपको चीज़ें बताऊँ। ई बुक आप ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है। मैं फिर से वही बोलूँगा, मैं आपको सब चीज़ बता चुका हूँ। बार बार बताऊँगा तो आप कहोगे कि सर पीछे पड़ें, तो मैं आपको बार बार नहीं बताऊँगा। बस एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर आपको कम समय में चीज़ें चाहिए तो भाई ये बहुत अच्छा आपके लिए एक प्लेटफॉर्म होने वाला है ई बुक। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यूज़फुल रहेगी आपके लिए, निराशा नहीं होगी, मैं यही कहूँगा बस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप चेकआउट कर सकते हो। फैमिली में है तो अगर आपको मज़ा आ रही है हमारे स्टडीज़ के थ्रू हमारी क्लासेस में, तो डेफिनेटली आप क्लासेस को लाइक करके और फैमिली को सब्सक्राइब करके अपने सभी बंधु मित्रों के साथ में शेयर करिए, और उनको भी सब्सक्राइब करने को बोलिए और क्लासेस करने को बोलिए, जिससे वो भी पढ़ सकें और आने वाले दिनों में जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में वो अपीयर होने वाले हैं उसमें वो एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें, जिससे उनकी सीट, रेगुलर सीट बुक हो सके। आशा करता हूँ आपको जो यहाँ पे पेपर हमने करवाया, क्वेश्चंस करवाए, अच्छे लगे होंगे। कितना स्कोर बना भाई बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए मॉडल पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।